हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजलि चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि एजुकेशन हब में। सो प्लीज़ जो स्टूडेंट नए हैं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक नॉलेज पहुँच सके। मैं हूँ एक रीजनिंग टीचर। अभी मेरे चैनल पे रीजनिंग सब्जेक्ट चल रहा है। इसके बाद में मैथ, इंग्लिश, जीके सभी सब्जेक्ट मैं कवर अप कर रही हूँ। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मैं अपने इस चैनल के ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट को अपना एग्जाम जब वो देने जाए तो इसको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस मिले, यहाँ में जो मैटर मैं पढ़ाती हूँ यहाँ से डायरेक्ट मैटर से क्वेश्चन उनको मिल सके एग्जाम में। मैं अपनी तरफ से पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी ना छूटे जो एग्जामिनर हमसे आगे हो। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कंटेंट अच्छे से दे रही हूँ। आशा करती हूँ मेरा दिया हुआ कंटेंट, मेरी पढ़ाई हुई अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं आज एक नए चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लास्ट क्लास आपने देखी है, और ऐसे ही मैं आशा करती हूँ कि आप सारी क्लासेस रिवाइज करें और ऐसा कोई भी टॉपिक ना छोड़ें जिसकी वजह से एग्जाम में आपके नंबर या आपके मार्क्स है वो कम होने के चांसेस हो। तो एक आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, और ये वो टॉपिक है जो हमको आता तो है बट हम इसमें गलतियां कर देते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन देता है लेकिन वो होता सिंपल है, लेकिन उसको इस हिसाब से घुमा फिरा के देगा कि हम कंफ्यूजन हो ही जाती है। जब कंफ्यूजन होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो 100% 100% चांसेस थे अपने करेक्ट आंसर होने के, वो कहीं ना कहीं चांसेस कम हो जाते हैं, 10 to 15 या 20%। तो अपने को वो कंफ्यूजन है वो अपने माइंड में बिल्कुल भी सेट नहीं करनी है, चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, चाहे वो कितना भी उलझाए। बट अगर अपने पास जो भी कंटेंट है, जो भी अपनी थ्योरी है वो अच्छे से 100% कवर अप होगी, तो अगर अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसके बाद में चाहे कैसा ही चैप्टर वो कहीं से उठा के दे दे, कोई क्वेश्चन उठा के देते, अपने को कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। तो चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को, आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रीजनिंग कर रखी होगी और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी कर रखी होगी, लेकिन वेन डायग्राम से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये कोई डायग्राम होगा और उसके थ्रू से अपने को क्वेश्चन पुट होंगे और उसके आंसर्स अपने को देने हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें करने में अपने को बहुत इंजॉय करते हैं अपने। ऐसा नहीं है कि कुछ बोरिंग क्वेश्चन है और अपने से हो नहीं रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि जब जहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी तो एग्जामिनर अपना लेवल कैसे सेट कर पाएगा। लेकिन अपने को वो कंफ्यूजन जो है वो अपने माइंड से निकाल देनी है, और अपने को वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन अपने सारे सही करके आएंगे। अब जैसे ही वेन डायग्राम आपने सुना, आपके दिमाग में कुछ इससे रिलेटेड कुछ और भी आया होगा। रिलेटेड मीन्स इससे रिलेटेड एक चैप्टर और होता है, उसको बोलते हैं सिलोलिज्म। वेन डायग्राम एंड सिलोलिज्म के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कोई भी वैसे डिफरेंस ना ही माना जाए, बहुत कम डिफरेंस है। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के पूछे, चाहे उसको शुरू से लास्ट में पूछ ले, लास्ट से शुरू से पूछ ले। हमें कहीं जाना है मान लीजिए, तो हम उसका पता पूछ रहे हैं, तो वो पता पूछने के 2-3 तरीके होंगे। सर्च करेंगे अपने गूगल पे या किसी से पूछेंगे, कोई नोन होगा उसको साथ लेके जाएंगे, इस टाइप के है एक ही काम, लेकिन उसके 2-3 तरीके होते हैं। वैसे ही जो वेन डायग्राम और सिलोलिज्म है वो सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेन डायग्राम एंड सिलोलिज्म, बट दोनों के क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किए होते हैं कि देखने में ऐसे लगता है कि 2 चैप्टर हैं, बट ये 2 चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। तो अपने जो वेन डायग्राम और सिलोलिज्म है उनको अलग अलग क्लासों में करने की बजाय एक क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, क्योंकि जब दोनों चीज सेम है और दोनों चीज जब पैरेलल चलेगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। क्योंकि वेन डायग्राम में क्या होता है, देखो वेन डायग्राम मीन्स पता चल रहा है कि वो डायग्राम देगा और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देने हैं, या वो क्वेश्चन देगा और डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को आंसर उसमें पुट करने हैं। तो ये तो हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कुछ भी क्वेश्चन दे देगा और उसके डायग्राम साथ में देगा और अपने को उसमें से सही जो डायग्राम होगा उसको टिक करना होगा। और दूसरा है सिलोलिज्म।
सिलोलिज्म के अंदर क्या है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा, क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन लगा देगा कि ये ऐसे कुछ है या ऐसे कुछ नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी टाइम में जैसे क्वेश्चन आप करोगे तो आप समझ जाओगे, उसमें वो एक कुछ ना कुछ क्या है बीच में इंटरप्शन दे देता है, जिससे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता और अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किस टाइप का डायग्राम बनेगा। और उसमें क्या होता है, डायग्राम अपने को वो आंसर टिक करते हैं, उस आंसर्स में ऑप्शंस में डायग्राम नहीं देगा सिलोलिज्म में, वो डायरेक्ट क्या देगा, अपने को आंसर देगा। जैसे एबीसीडी में फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, इस टाइप की वो देगा। लेकिन चीजें क्या है, दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनके पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चंस अप्लाई करने का जो तरीका होगा वो एग्जामिनर का डिफरेंट होगा, जिससे अपने को देखने में लगता है कि दोनों चीजें अलग है। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से और साथ में इंक्लूड कर लेंगे अपने सिलोलिज्म। वेन डायग्राम का मतलब मैंने बता दिया है कि इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन देंगे और साथ में जो अपने को ऑप्शन मिलेंगे वो ऑप्शन क्या होंगे, डायग्राम दे देंगे, जैसे कुछ भी 1 2 दे दिए, कुछ भी जैसे दे दी, मतलब वो क्या है, वो तो देखो डायग्राम अलग अलग बन सकते हैं, किसी का कैसा भी डायग्राम बन सकता है, वो क्या है डिपेंड्स ऑन कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है, उसके हिसाब से अपने डायग्राम पुट करेंगे। ओके, तो चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। वैसे तो देखें तो थ्योरी, वेन डायग्राम की थ्योरी ऐसे जानने की जरूरत नहीं है कि वेन डायग्राम की थ्योरी क्या होती है, बट फिर भी एक ब्रीफ अपने पास होनी चाहिए रिटर्न में कि क्या चीजें, कुछ नहीं है, देखो सिंपल होगा, किसी दिए गए वस्तु के समूह में ज्यामिति आकृति मीन्स जैसे कोई वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, ज्यामितिक समझ गए, ज्योमेट्रिकल जो अपना होता है, जैसे ये देखो वर्ग दे दिया, आयत वृत्त त्रिभुज आदि को आरेख के माध्यम से निरूपित करते हैं। कुछ नहीं है, वही चीजें कि वेन डायग्राम में क्या है, क्वेश्चन देंगे और अपने को क्या करना है, उसमें उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं, ये थ्योरी तो नॉर्मल थी, ठीक है, थ्योरी कुछ नहीं है, वो जो जनरल भाषा में अपने जो डेफिनेशन दे रहे हैं वेन डायग्राम की, वही इसकी थ्योरी है, ये मान लीजिए। अब देखिए, अब जैसे ये है, ये क्या है, आकृति के दर पर निम्न प्रकार से उत्तर दीजिए। अब ये देखिए इसमें क्या चीजें हैं, ये जो कुछ डायग्राम बने हुए हैं, ये देखिए फर्स्ट डायग्राम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11। ओके, तो अब ये देखिए ये क्या है, अपनों ने क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डायग्राम पुट करने हैं। ओके, और वो डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन से, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, वेन डायग्राम इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे, इनसे अलग वेन डायग्राम नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन के। गॉट इट। तो ये कुछ क्या है, अपने को क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है कि क्वेश्चन अपने को पढ़ना है और इनमें से कौन सा डायग्राम उस क्वेश्चन पे सुटेबल होता है, आंसर उसमें टिक कर सकते हैं, उस टाइप से ये क्वेश्चन अपनों ने सेट किया हुआ है। गॉट इट। तो ये किस टाइप के, ये 11 टाइप है, इनके अलावा वेन डायग्राम में और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डायग्राम क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ओके, गॉट इट। तो ये क्या थे, ये एक तरीके से आंसर है सारे क्वेश्चंस के, लेकिन इसमें आंसर क्या अपने को देखने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा डायग्राम सुटेबल है करेक्ट आंसर्स में। ओके, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने साथ में खुद डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो दे रखा है उसमें से कौन सा फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड, मतलब फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाथी, भेड़िया और प्राणियों, ये एक क्वेश्चन देगा जैसा कि एग्जाम में आए होते हैं। एग्जाम में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे दिया हाथी, भेड़िया और प्राणियों, इन तीनों में क्या पूछ रहा है, वो इन तीनों में कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम अपने इस पे सुटेबल होगा करेक्ट आंसर के लिए। तो इसमें क्या अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों को। अब देखिए, हाथी, भेड़िया, ये दो जानवर है और ये क्या है, प्राणियों। प्राणियों का मतलब समझते हो, जिसके अंदर प्राण हो, जिसकी सांसें चल रही है, उसको बोलते हैं प्राणियों। तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्राणी क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राणी का पता चल गया कि जिसमें सांस चलती हो, जिसमें प्राण हो। तो आप लोग ये बताइए मुझे, क्या हाथी प्राणी है, सांस चलती है ना हाथी में, ऐसा तो नहीं है कि सांस नहीं चलती, वो एक ऐसी वस्तु है जो एक जगह पड़ी रहती है, हिलती नहीं है, डुलती नहीं, निर्जीव है, ऐसा नहीं है ना। हाथी में भी क्या है, प्राण है, और भेड़िया भी जानवर, इसमें भी क्या है, प्राण है। इसका मतलब ये हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि
जो भेड़िया और हाथी है वो दोनों किस में आएंगे, वो प्राणियों की श्रेणी में। मान लीजिए ये है प्राणी, ये मैंने वेन डायग्राम बनाया प्राणी का, इसके अंदर क्या आएंगे, हाथी भी आएगा और ये भेड़िया भी आएगा, हाथी भी आएगा और भेड़िया भी आएगा। गॉट इट। अब ये बताइए मुझे, ये तो कंफर्म हो गया कि प्राणियों के अंदर कौन आएगा, हाथी आएगा, भेड़िया आएगा। ये डायग्राम बिल्कुल सुटेबल है, लेकिन इससे आगे ये बताइए क्या ऐसा होता है कि कुछ भाई हाथी और भेड़िए में कुछ सिमिलरिटी है, या हाथी भेड़िए होते हैं या भेड़िए हाथी होते हैं, ऐसे नहीं होता ना। भेड़िया एक अलग जानवर है, हाथी एक अलग जानवर है। तो इसका जो करेक्ट वेन डायग्राम बनना था वो ये है, ये करेक्ट वेन डायग्राम बनेगा कि एक बड़ा गोला और उसमें दो गोले, ये इसका करेक्ट वेन डायग्राम हो गया। गॉट इट। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का अगर अपन डायरेक्ट देखें इनमें से तो कहाँ मिलेगा, ये देखो जो अपन डायरेक्ट लेके आए, ये देखिए ये किसका हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सारे डायग्राम में से अपने को चुनना हो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि 9 में भी ये देखिए ये सारे प्राणी, प्राणी के अंदर ये हाथी आ गया, ये भेड़िया आ गया। गॉट इट। तो अपना आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। और आपको मैंने वैसे ड्रॉ करके भी बता दिया जिससे आप लोग समझ पाए इसका आंसर क्या हो गया। जो 9 नंबर की फिगर या 9 नंबर का वेन डायग्राम था वो इसका करेक्ट आंसर है। गॉट इट। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नगर, जिला, पंचायत। अब बताइए मुझे कि इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन है। पंचायत कहाँ होती है, आप सबको रिलेट होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं गांव से बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट। आपको पता ही है कि इंडिया की 75% जो जनसंख्या है वो बिलोंग्स टू अर्बन एरिया। ओके, गांव से हो ना आप लोग, ये तो कंफर्म है कि ज्यादातर अपनी जो जनसंख्या है वो कहाँ से है, गांव से है। ओके, रूरल एरिया से अपनी 75% जनसंख्या है। तो उन सबको ये पता होगा कि पंचायत क्या है। गांव शहर वालों को नहीं पता, लेकिन उनको पता होगी कि पंचायत क्या चीज है। तो पंचायत कहाँ आती है, नगर में, गांव में, क्योंकि गांव को भी शहर, गांव को नगर ही बोला जाता था पहले। नगर में पंचायत होती है। और नगर कहाँ होगा, जिला बड़ा होता है, जिला होता है, उसमें बहुत सारे नगर आते हैं, और जो नगर होते हैं उसमें क्या आती है, पंचायत आती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले आएगा जिला, जिले के अंदर क्या आएगा, नगर, और नगर के अंदर क्या होगी, पंचायत। गॉट इट। तो ये वेन डायग्राम एकदम परफेक्ट है अपने सेकंड क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए। गॉट इट। तो क्या जिले के अंदर नगर आएगा और नगर के अंदर आएगी क्या, पंचायत। तो समझ पा रहे हो आप लोग कि अपने को कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल। इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन लगे कि नहीं कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, इसमें पता नहीं कौन सा डायग्राम बनेगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, औषधि, पुरुष, और ये है शल्य चिकित्सक। औषधि मीन्स मेडिसिन, पुरुष का तो पता ही है मेन, और शल्य चिकित्सक होता है सर्जन। गॉट इट। तो ये क्या है, मेडिसिन है, मेन है और सर्जन है। ये तीन शब्द मिले हैं अपने को, और इन तीनों को अपने किस में कन्वर्ट करना है, वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये बताइए मुझे कि जो पुरुष है, सर्जन जो है, सर्जन होता है, क्या वो, ये तो कंफर्म है ना कि वो मेन या वुमेन ही सर्जन होती है। ये तो कंफर्म है आपको कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी को जो सर्जरी करते हैं वो सर्जन कहलाते हैं। और जो डॉक्टर होंगे वो या कौन होंगे, या तो पुरुष होंगी या महिला होंगी, या तो मेन या वुमन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्या जो शल्य चिकित्सक है ना, उनसे किससे रिलेटेड होगा, पुरुष से, क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो शल्य चिकित्सक हैं, और बहुत सारे शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन क्या है, पुरुष हो सकते हैं। लेकिन जो ये औषधि है, क्या औषधि का इन सब से लेना देना है, क्या सर्जन औषधि हो सकती है या औषधि सर्जन हो सकती है, बिल्कुल नहीं। क्या पुरुष औषधि हो सकते हैं या फिर औषधि पुरुष, ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो औषधि है,
ये जो औषधि है ये तो इनसे बिल्कुल अलग है, इस औषधि का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये पुरुष और ये सर्जन है, पुरुष है और सर्जन है, जो ये दोनों रिलेट है, क्योंकि जो पुरुष है वो सर्जन हो सकते हैं और जो सर्जन है वो पुरुष हो सकते हैं। तो अपना करेक्ट डायग्राम क्या बन गया, ये वेन डायग्राम अपना बनेगा ऐसा कि जो पुरुष और जो सर्जन है वो एक दूसरे से रिलेट होंगे और जो औषधि है ये अलग होगी। तो अपना जो ऑप्शन ये वाला एकदम सही होगा, जो क्वेश्चन थर्ड है उसका वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट ये बनेगा। गॉट इट? समझ पा रहे हो? ये अगर अपने थोड़ा सा इस पे वर्क करें ना तो वेन डायग्राम बहुत इजी होते हैं और फ्री के नंबर होते हैं, बट उसके लिए अपने को क्या प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग गलत करके आएंगे इनको। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। ये सारे वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, ताकि आप लोग जब इनकी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, मैंने आपको हर बार ये क्वेश्चन करवाती हूँ या थ्योरी करवाती हूँ, तो मैं आपको हर बार ये बात बोलती हूँ कि जब भी क्लास आप ओपन करें, जब भी यूट्यूब पे आप अपने मेरी क्लास चलाएं, तो प्लीज एक पेन और एक नोटबुक साथ लेके बैठें, क्योंकि साथ में तो आपके नोट्स बन जाएंगे और साथ में अगर मेरे साथ साथ अगर एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा नहीं तो 50% जो आपका चैप्टर होता है वो वहीं का वहीं कवर अप हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पक्षी, गरुड़ और शतुरमुर्ग। अब ये क्या है, इनका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। गरुड़ क्या होता है, उड़ने वाला पक्षी होता है, और शतुरमुर्ग भी क्या है, पक्षी है पर वो उड़ नहीं सकता, लेकिन है तो पक्षी दोनों। तो सबसे पहले क्या, गरुड़ और शतुरमुर्ग दोनों ही किस में आएंगे, पक्षी में आएंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो पक्षी है उसके अंदर कौन आएगा, एक तो आएगा गरुड़ और दूसरा आएगा शतुरमुर्ग। गॉट इट? लेकिन शतुरमुर्ग और गरुड़ एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि गरुड़ शतुरमुर्ग हो सकते हैं या शतुरमुर्ग गरुड़ हो सकते हैं। तो अपना करेक्ट डायग्राम बन गया है ये, पक्षियों में गरुड़ और शतुरमुर्ग का ऐसे अपने वेन डायग्राम बनाएंगे और ये वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं, मिसिसिपी नदी, मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये देखिए कई बार क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन उस टाइम आपको देखने को मिलेंगे जब उनको एग्जामिनर को क्या है, ऐसा लेवल सेट करना होता है कि 80% बच्चे क्वेश्चन कर ही ना पाएंगे। 80 to 90% बच्चे उनका मतलब, और तो क्या करेंगे वो, ये तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ देंगे, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं दे सकते, बिकॉज वो तो आपका बोनस नंबर हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, एक लेवल मेंटेन करते हैं और लेवल मेंटेन वो इस तरह से करेंगे, क्योंकि नहीं मुझे पता है इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप में से भी ना 95% बच्चे ये सही नहीं कर सकते, बिकॉज उनको पता ही नहीं है मिसिसिपी नदी कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत इनका तो फिर भी थोड़ा बहुत पता लगा रहे, लेकिन इसका नहीं पता मिसिसिपी नदी कहाँ मिलती है, मैक्सिको की खाड़ी में मिलती है या प्रशांत महासागर में मिलती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं वो लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, या तो वो छोड़ेंगे, और क्या है स्टूडेंट में ज्यादातर छोड़ने ना की बजाय वो क्या कहते हैं, चाहे गलत हो जाए बट वो तुक्का भी लगा देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है थोड़ा लेवल इंक्रीज करने के लिए। अब ये मैं बताती हूँ, देखिए मिसिसिपी नदी है वो क्या है, प्रशांत महासागर में जाके मिलती है, मतलब ये दोनों रिलेट हो गए, क्या हो गए, प्रशांत महासागर और जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी में प्रशांत महासागर में जाके मिलती है, और मैक्सिको खाड़ी ये अलग है। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गई, खाड़ी क्या हो गई, खाड़ी का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये अलग हो गई, और प्रशांत महासागर और मिसिसिपी नदी है ये एक दूसरे से रिलेट हो गई है। गॉट इट? तो बन गया डायग्राम, ये आ गई खाड़ी एंड ये आ गई मिसिसिपी नदी और प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर और मिसिसिपी नदी एक दूसरे से रिलेट है, और जो खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी है बिल्कुल अलग है। तो इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। गॉट इट? ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन भी साथ में आएंगे, तो आपके ये निकल जाते हैं, जब कई बार लेवल आएगा तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। गॉट इट? समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को? अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो वो कमेंट कर दे कि फास्ट लग रहा है। वैसे कोई फास्ट वाला मैं करवा नहीं रही हूँ, आप लोगों को आराम से बता रही हूँ, एक चीजें दो दो बार बता रही हूँ ताकि आप कोई कंफ्यूजन आपको हो ही नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनट, दिन और महीने। ये चीज तो आप कर ही सकते हो, इजी है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले महीना, ये महीने का वेन डायग्राम बना। महीने के अंदर क्या आएंगे? दिन आएंगे, और दिन के अंदर क्या आएंगे? मिनट आएगी। ऐसे तो नहीं है ना महीने के अंदर सीधी मिनट आए, मिनट के अंदर दिन आए, ये तो नहीं है। एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से अपने वेन डायग्राम पुट करते हैं। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? महीना, महीने के अंदर दिन, और दिन के अंदर मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल, थल और मेंढक। अब इनमें वेन डायग्राम बनाना है। तो आप ये बताइए, आपने ये तो बहुत बार देखा होगा, यहाँ कुछ और होता तो क्या पता नहीं समझ पाते, लेकिन इसका तो आपको पता है कि मेंढक पानी में भी रहता है और मेंढक जमीन पे भी रहता है, आपको अच्छे से पता है। तो वो थल, जल और थल दोनों जगह रह सकता है। तो क्या बनाएंगे? देखो सबसे पहले ये हो गया जल, ठीक है, और क्या हो गया? ये क्या आ गया? थल। अब इन दोनों को अपने क्या किया? इंक्लूड किया है। क्यों किया है? क्योंकि जल और थल दोनों के अंदर क्या रहता है? मेंढक रहता है। ऐसे तो नहीं है यहाँ जल है यहाँ थल है, दोनों को अलग करके और दोनों के अंदर मेंढक पुट करेंगे, ये ऐसा तो कुछ बन ही नहीं सकता ना। ये तो कंफर्म है ना भी, ऐसा तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा? जल और थल को इंक्लूड किया, और इंक्लूड का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेंढक जल में भी रहता है, मेंढक थल में भी रहता है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट पे। डॉक्टर, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। गॉट इट? अब ये बताइए, डॉक्टर, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर है, अब सर्जन है, अब बहुत सारे, अब देखो जो जिसको नॉलेज होता है उसको तो पता होता है कि ये डॉक्टर सर्जरी कर रहा है। अपने कहते हैं ना कि ये डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, ये डॉक्टर नॉर्मल आपको देखेंगे। तो सर्जरी कर रहे हैं वो सर्जन, मैंने लास्ट के अभी क्वेश्चन में बताया था। और उनमें भी सर्जन का तो पता चल गया सर्जरी कर रहा है या कोई चीज में स्पेशलिस्ट है, और किस चीज में स्पेशलिस्ट है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोलॉजिस्ट, अलग अलग होते हैं बहुत सारे। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का हो गया, कोई हड्डियों का होगा, ऑर्थोलॉजिस्ट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रेन का है न्यूरोलॉजिस्ट, तो मतलब है ये एक दूसरे से इंक्लूड ही। अब ये बताइए, अपने नॉर्मल जिनको नहीं पता होता, अपने जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे नहीं कहेंगे ये सर्जन है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, वो क्या कहेंगे? सबको डॉक्टर ही कहेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो ये न्यूरोलॉजिस्ट है और ये सर्जन है, ये आते डॉक्टर में ही है, क्योंकि पहले तो उनका नाम तो डॉक्टर ही है मेन। तो अब उनके बाद में ये क्या है, विशेषताओं के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो ये सारे क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। अब ये बताइए, सर्जन है, सर्जन में भी अलग अलग सर्जन होते हैं, जैसे कोई ब्रेन की सर्जरी करता है, कोई हड्डी की सर्जरी करता है, कोई नोज की, ईयर की, ऐसे अलग अलग उसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन ये तो है ना कि सर्जन है वो न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो सर्जन होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? अटैच होंगे, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। क्योंकि सर्जन है वो न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट है वो सर्जन हो सकता है, और ये दोनों ही किस में आएंगे? डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर होगा उसके डॉक्टर ही बोला जाता है इनको। तो इनका वेन डायग्राम आ गया डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर क्या होंगे? सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, जो उन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट पे। महिला, माँ और बच्चे। अब ये बताइए मुझे, महिला, माँ और बच्चे, इनका वेन डायग्राम अपने कैसे बनाएंगे? इनका वेन डायग्राम बताइए मुझे। देखिए ये बताइए मुझे, महिला, माँ, माँ क्या होगी? जो माएँ होगी वो सिर्फ महिला ही होंगी, पुरुष कभी माएँ नहीं हो सकते। इस चीज का आपको अच्छे से नॉलेज है। तो जिस चीज का नॉलेज है सबसे पहले वो पुट करते हैं। ये देखिए, ये सारी कौन है? ये है महिलाएं, और महिलाओं के अंदर कुछ क्या होंगी? माँ होंगी। ये तो कोई जरूरी नहीं है सारी महिलाएं एट ए टाइम माँ हो, और ऐसे तो नहीं होता कि सारी माएँ महिला हो। मतलब ये तो है कि सारी जो ये माएँ होंगी ये हमेशा महिला होंगी, है ना। ये ऐसे लिखने का क्या था? ये ऐसे लिखने का मतलब ये था कि ये जो है वो ये सारी ये है, मतलब माँ है वो, जितनी भी माएँ हैं वो महिला ही होगी, और महिलाएं उनमें से कुछ महिलाएं क्या है? माँ है। अब आगे क्या? इनका तो कंफर्म हो गया, ये है बच्चे। अब ये बताइए, बच्चे, बच्चे का मतलब क्या है? बच्चे का मतलब है, बच्चे अपनी बात करते हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, उसमें जेंडर तो नहीं बोलते ना अपने बच्चों में अपने ये तो नहीं कहते लड़का या लड़की, कोई से भी हो सकते। बच्चों का मीन्स यही है कि उसमें जेंडर रिवील नहीं होता।
तो बच्चे क्या हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकते हैं। तो माँ में नहीं जाएंगे क्योंकि माँ हो गई तो वो बच्चे करूँ महिला, महिला में मतलब लड़कियां, लड़कियां भी बच्चे हो सकते हैं और इनके एक्सेप्ट में जो बच्चे मतलब लड़के वो भी बच्चे हो सकते हैं। तो माँ, महिलाएं और बच्चे क्या है, इनसे महिलाओं में इंक्लूड हो सकते हैं, बच्चों में महिला और पुरुष दोनों का बोला जा सकता है। अपने बच्चों में कोई जेंडर अपने रिवील नहीं करते, अपनी नॉर्मल भाषा में यही बोला जाता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें ये नहीं कहा जाता कि ही और शी नहीं बोला जाता है। गॉट इट। तो इसका क्वेश्चन 9 का जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस हिसाब से बनेगा। गॉट इट। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे अलग दिमाग लगाएंगे कि बच्चे तो सिर्फ माँ के ही हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, क्योंकि जहाँ यहाँ अगर दिया होता ना कि छोटी बच्ची या फिर छोटा बच्चा, तब अपने कुछ अलग वेन डायग्राम बनाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईमानदारी, चतुराई और रुचि। अब इनको देख के आपके दिमाग में कौन सा वेन डायग्राम आएगा, ये बताइए मुझे। इसको इधर ऊपर बना देते हैं, रुको साफ ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ईमानदारी, चतुराई और रुचि। अब ये बताइए इन तीनों का क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है इन तीनों का? ईमानदारी और चतुराई, क्या कुछ ईमानदार चतुर उनमें चतुराई हो सकती है, या कुछ चतुर होते हैं वो ईमानदार होते हैं? चतुराई का मतलब होता है तेज तर्राट, जो उल्टे पुल्टे काम करने लग जाए। रुचि का मतलब, अब आपकी ये तो नहीं होगी, आप ऐसे तो नहीं बोलते हॉबी में मेरी रुचि ईमानदारी है या मेरी हॉबी चतुराई है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। इसका मतलब ये तीनों क्या है, तीनों ही अलग है। ईमानदारी अलग, चतुराई अलग और रुचि अलग। तो इसका वेन डायग्राम ये तीन अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे। गॉट इट। ईमानदारी अलग, चतुराई अलग, रुचि अलग। तो क्वेश्चन जो 10 है उसका डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। गॉट इट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा अच्छे से और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, अगर प्रैक्टिस की जाए तो वेन डायग्राम में गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है घर, टेबल और लालटेन। घर, टेबल और लालटेन तीनों ही अलग से चीज है। घर को ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि घर टेबल से कुछ रिलेटेड है, कुछ घर को टेबल कह सकते हैं या कुछ टेबल को घर कह दें या लालटेन को टेबल कहते हैं। गॉट इट। घर हो गया अलग, टेबल हो गई अलग और लालटेन हो गई, ये तीनों ही चीज अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर आपसे गलत करवाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि मैम रिलेट क्यों नहीं हो सकती, इसका डायग्राम तो अपने ऐसे ही बना सकते हैं, घर, घर के अंदर टेबल, टेबल के ऊपर लालटेन। तो ये तो इमेजिनेशन है ना अपनी, आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो ये बताइए मेरे को। अपने लास्ट में किया था पंचायत, नगर और जिला, उसमें तो फिक्स है कि जिले के अंदर ही नगर आएंगे, नगर के अंदर ही पंचायत आएगी। अपने ऐसा इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि पंचायत है वो डायरेक्ट जिले के अंदर, जिले के बाद में पंचायत लिखो और पंचायत के बाद में पंचायत के अंदर नगर आएंगे, ऐसा नहीं होता ना। फैक्ट है, वो फिक्स है, कानून बने हुए हैं उनपे। ठीक है, हैंस प्रूव्ड है वो चीजें। तब उस हिसाब से अपने उसको डायग्राम में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे आप लोग जो बच्चे दिमाग में जिनके चल रहा है ये डायग्राम, 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये डायग्राम चल रहा है इस क्वेश्चन का। बट मेरे को ये बताइए, ये कोई जरूरी है क्या कि टेबल घर के अंदर ही हो? टेबल घर के बाहर नहीं हो सकती। घर के बाहर बैठते हैं, गार्डन कहीं पे भी बैठ सकते हैं, अपने टेबल कहीं पे भी रख सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड है, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, अपने घर के अंदर टेबल रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेबल कहीं और रख ही ना पाओ। और टेबल के ऊपर लालटेन रख सकते हैं, रखने की चीज है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप टेबल के ऊपर लालटेन हर बार रखेंगे। लालटेन आप दीवार से भी लटका सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि घर के अंदर टेबल ही होगी, टेबल के ऊपर लैंप ही होगा। तो इसीलिए जो ये वाला डायग्राम है उसको अपने क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज ये गलती कराने के चांसेस बढ़ रहा है उसमें। बिकॉज जो चीजें फिक्स नहीं है,
100% जिसमें श्योरिटी नहीं है वो चीज अपने नहीं कर सकते, फिर वो गलत हो जाता है। अब इसमें श्योरिटी है, घर एक अलग चीज हो गई, टेबल अलग हो गई, लालटेन अलग हो गई, इसमें कोई भी अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि ये गलत हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है। लेकिन देखो यहाँ 50-50 के 50 से ज्यादा ही बच्चे होंगे जिनमें ये कंफ्यूजन होगी, वो एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से करके आते हैं और अपना नॉर्मल सा जो क्वेश्चन होता है उसको गलत करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन साथ साथ में करवा रही हूँ, और उसके जो आपके मन में डाउट आते हैं वो डाउट भी साथ में लेके चल रही हूँ कि आप लोग जो डाउट आ रहे हैं आपके मन में, या फिर जिस टाइप के आप डबल क्वेश्चंस के आंसर निकाल रहे हैं, उस हिसाब से अपने को आंसर नहीं देने हैं। अपने को वो चीज मान के आंसर देने हैं जहाँ पे 100% क्लियरिटी हो। विदाउट क्लियरिटी में अगर आप सोच के इमेजिनेशन के हिसाब से अगर आप आंसर देने लग गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। गॉट इट? समझ गए कि ये नहीं होगा और ये क्यों होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फूल कपड़ा सफेद। अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन देखा तो अपने को समझ में आया सफेद पे चले अपने। सबसे पहले सफेद पे क्यों चलेगी? कपड़ा फूल छोड़ो, पहले सफेद पे आओ। सफेद का डायग्राम बन गया। अब भाई फूल भी सफेद होता है, हाँ बिल्कुल होता है, देखा हुआ है। कपड़े भी सफेद होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सफेद क्या है, कुछ फूल क्या होंगे सफेद होते हैं, और कुछ क्या है कपड़े, कपड़ा भी सफेद होता है। अब ये तो नहीं कह सकते सारे फूल सफेद है, इसका मतलब तो फिर डायग्राम ऐसे बनाएंगे नहीं। फूल तो रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन होते जरूर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फूल सफेद होते हैं, तो इस हिसाब से हमने इंक्लूड कर दिया। और कपड़ा हाँ सफेद होता है, लेकिन सारे कपड़े सफेद होते हैं ऐसे नहीं कह सकते। तो इनको देखते हुए जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर ये होगा। इस हिसाब से उसका डायग्राम बनेगा कि सफेद फूल भी हो सकते हैं और सफेद कपड़ा भी हो सकता है। गॉट इट? चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? पति पत्नी परिवार। अब सबसे पहले पति पत्नी दिखा, परिवार दिखा। जैसे ही परिवार फैमिली का नाम आया तो ये तो अपने दिमाग में आ गया फैमिली का मतलब क्या होता है। आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है आपके साथ, बिल्कुल आप अकेले हैं लाइफ में, तो आपकी फैमिली कैसे होगी? अकेले से तो कोई कभी फैमिली बन ही नहीं सकती। जैसे अपने बाहर रहते हैं, सारे पूछते हैं आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो अपने कहते हैं अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं। तो फैमिली मीन्स होता है जब अपने साथ कोई रहता है, अपने से रिलेशन जो बढ़ते हैं। जैसे पति अगर अकेला होता तो कोई फैमिली नहीं होती, पत्नी अकेली होती तो कोई फैमिली नहीं होती। लेकिन ये तो पता चल गया कि परिवार में कौन होगा, फैमिली में कौन होगा, परिवार के अंदर पति आएगा और पत्नी आएगी। कौन आएगा? पति आएगा और पत्नी आएगी, ये दोनों ही मिलके परिवार का नाम देंगे। तो इसका जो 13th नंबर है उसका वेन डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। गॉट इट? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में भी पूछे गए हैं, एग्जामिनर ने पूछे हैं कोई ना कोई एग्जाम में, और अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जिसमें, ताकि आपको पता चल सके कि जहाँ कंफ्यूजन हो रही है वो कंफ्यूजन अपने कैसे दूर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है ना, मैंने आपको कहा था ये बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, साथ में आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, बिकॉज ये जो नई नई चीजें होती है दिमाग अलग अलग चलता है, किसी का दिमाग कहीं कैसे डायग्राम पे चल रहा है, किसी का कैसे डायग्राम पे चल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा 100%। और इंटरेस्ट के साथ साथ अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कंफ्यूजन आपकी खत्म हो रही है माइंड से, तो और इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। अब जैसे इन तीनों को देखा क्या दिमाग में आया? देखो चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुभुज में क्या आ जाएगा? त्रिभुज भी आ जाएगा, चतुर्भुज भी आ जाएगा। मतलब बहुभुज का मतलब भुजाएं ज्यादा हो, एक से ज्यादा भुजाएं जब बढ़ती जाएगी तो उनको बहुभुज बोला जाता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, त्रिभुज जो भी हो वो सारे किस में आएंगे? बहुभुज में आएंगे। तो बहुभुज के अंदर कौन आएगा? बहुभुज के अंदर कौन आएगा? चतुर्भुज, त्रिभुज जो भी दे रखा हो। बहुभुज का अपने को पता चल गया वेन डायग्राम। अब चलते हैं किसमें? ये है चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। अब मेरे को ये बताइए, जब भी आप लोग पढ़ते, त्रिभुज पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया, ठीक है, इस टाइप के जब पढ़ते हैं तो सम विषम ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? उसी के एक प्रकार होते हैं। जैसे त्रिभुज होगा, विषम त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज के प्रकार है, मतलब पहले त्रिभुज आएगा, उसके बाद में इसमें विषम बहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आएंगे। वैसे ही चतुर्भुज में समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज इसके अंदर आएंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया क्या है, सबसे पहले बहुभुज, बहुभुज में कौन आएगा, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर कौन आएगा, समचतुर्भुज। गॉट इट। सबसे पहले बहुभुज, बहुभुज के अंदर आएगा चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर आएगा समचतुर्भुज। गॉट इट। तो ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सही कर पाओगे। गॉट इट। चलते हैं आगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन, मित्र, पथ प्रदर्शन और दार्शनिक। अब मेरे को ये बताओ, पथ प्रदर्शन दार्शनिक मतलब जो अपने को अच्छी राय देता हो, जो अच्छा मार्गदर्शन करता हो, मतलब कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं, इस टाइप की जो अपने को राय देता हो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही अपने ये क्वेश्चन पढ़े और इनका अर्थ समझा तो अपने को समझ आएगी यार ये तो सारी चीजें एक जैसी सी है। मित्र होता है वो अपने को अच्छी राय देता है, अपना मार्गदर्शन करता है, मतलब अपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सही गलत सारी बातें बताते हैं। तो मतलब मित्र है, ये मित्र का डायग्राम। मित्र पथ प्रदर्शक, मतलब अपने क्या सही चल रहे हैं, कहाँ सही नहीं चल रहे हैं, मित्र भी हो सकता है। और पथ प्रदर्शक क्या है, ये मित्र भी हो सकता है। और दार्शनिक मतलब जो अपने सही गलत का अपने को बताए कि तू यहाँ सही है, यहाँ गलत है, ये चीज सही नहीं होती, तो वो भी अगर इंक्लूड करें तो मतलब ये तीनों चीजें एक ही हो सकती है। मान लीजिए एक का मतलब इंक्लूड हो सकती है। मित्र है वो अपना दार्शनिक भी हो सकता है, पथ प्रदर्शक भी हो सकता है, पथ प्रदर्शक है वो दार्शनिक भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, मतलब तीनों ही के तीनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो इसका जो डायग्राम है 15th का जो डायग्राम है वो कुछ इस हिसाब से वेन डायग्राम बनेगा। गॉट इट। चलते हैं आगे। आगे क्या है, साफ कर देती हूँ मैं अभी। आगे क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पर्वत, जंगल और पृथ्वी, ये तीन नाम मिले हैं अपने को। तो मुझे ये बताइए कि जो पर्वत होगा, जंगल होगा, पर्वत है वो कहाँ है, आसमान में तो नहीं है, जंगल भी आसमान में नहीं है, तो पर्वत कहाँ होते हैं, पृथ्वी पे पर्वत होंगे, जंगल भी पृथ्वी पे होगा ना, ये तो कन्फर्म है। आसमान में तो ना जंगल देखा होगा अपनों ने, ना अपनों ने पर्वत देखे होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो जंगल और ये पर्वत है ये दोनों ही किस पे होंगे, पृथ्वी में होंगे। ये तो हमें पता चल गया। अब ये बताइए, ये हो गए पर्वत और हो गए जंगल, ये हो गया पर्वत और दूसरा हो गया जंगल। तो ये बताइए, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जंगल कहीं नीचे पार्क में पार्क लगे हुए हैं, या फिर पुरानी कोई ऐसी जमीन है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पुराने खंडर पड़े हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगली जंगल है जहाँ जानवर है बहुत ज्यादा। ऐसे तो नहीं है कि पर्वत पे ये चीज होती नहीं है। पर्वत का मतलब होती है सिर्फ चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़, उनके ऊपर भी तो जंगल होता होगा ना, उन पे भी वनस्पतियां उगती है, जंगल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होंगे क्या, कि जंगल पर्वत पे भी हो सकते हैं और जो पर्वत है वो जंगलों में भी हो सकते हैं। जैसे जंगल अगर पहाड़ी की साइड ऊपर की तरफ जाए वहां जंगल होंगे तो वो पहाड़ होंगे, तो इसका मतलब एक दूसरे से कोरिलेट है। जंगल क्या है, पर्वत पे भी हो सकते हैं, और पर्वत कहाँ है, जंगलों में भी हो सकते हैं। गॉट इट। लेकिन ये दोनों ही किस में आएंगे, होंगे ये पृथ्वी पे। आपने ये नहीं कह सकते कि ये आसमान पे है। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या है, नारी, माँ और डॉक्टर। अब वही बात, जिस चीज का अपने को 100% क्लियरिटी हो, 100% जिसके बारे में पता हो, सबसे पहले अपने वो ही चीजें ड्रॉ करेंगे। नारी और माँ, नारी का मतलब महिलाएं, नारी, ठीक है, उसके अंदर ही तो माँ आएगी, नारी के अंदर ही माँ आएगी। अब ये बताइए, डॉक्टर, महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पुरुष या महिला दो ही तो जेंडर होते हैं, उनमें डॉक्टर भी, डॉक्टर महिला भी होंगी और पुरुष भी होंगे। और क्या अब इसमें क्या, लेकिन अपने पास क्या है, नारी और माँ दो है। तो ये बताइए, डॉक्टर माँ, क्या माँ डॉक्टर नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, डॉक्टर होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। और नारी, तो अपने क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, अपना डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से कि डॉक्टर नारी भी हो सकती है और डॉक्टर माँ भी हो सकती है। गॉट इट। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका डायग्राम बना कुछ इस तरह से कि डॉक्टर होंगी, वो नारी भी डॉक्टर होंगी और माँ भी, दोनों ही डॉक्टर हो सकती हैं।
और माँ है वो डॉक्टर हो सकती है, नारी है वो डॉक्टर हो सकती है, और जो डॉक्टर है वो माँ भी हो सकती है और नारी भी हो सकती है। गॉट इट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिससे मैंने क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जो अब थ्योरी वैसे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट थ्योरेटिकल पार्ट का मीन्स है मैंने आपको वर्बली बता के और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, और ऐसे क्वेश्चन की जहाँ पे कंफ्यूजन अपने को पता चल सके कि कंफ्यूजन कहाँ होती है और कैसे कंफ्यूजन पैदा हो रही है और कैसे अपने उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ओके, तो ये तो था वेन डायग्राम के क्वेश्चन। आगे जब प्रैक्टिस सेशन आएगा तब आप लोग सारे क्वेश्चन करोगे तो आप और अच्छे से कवर अप कर पाओगे। आगे चलते हैं। ये तो था वेन डायग्राम। अभी मैंने यही कहा था कि सिलोजिज्म और वेन डायग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोनों चीज एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बट दोनों में पूछने का जो तरीका है वो चेंज है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। तो चलते हैं सिलोजिज्म की तरफ। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसमें कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था, बट इसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा। क्या है? न्यायिक का अर्थ, सिलोजिज्म का मतलब होता है न्यायिक, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं कवर अप करवा रही हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो हिंदी में अच्छे से समझ सके, और जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको भी कोई समझने में प्रॉब्लम ना आए। न्यायिक का अर्थ मतलब सिलोजिज्म का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष अर्थात दिए गए दो कथनों में से कथनों के आधार पर तार्किक दृष्टिकोण से निकाला गया निष्कर्ष ही सिलोजिज्म होता है। मतलब उसमें क्या था, एक क्वेश्चन दिया और अपनों ने क्या किया, नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया और अपनों ने क्या, डायग्राम के थ्रू से उसका आंसर निकाल दिया। बट मैंने क्या कहा था कि इसमें डायग्राम नहीं ड्रॉ होंगे, इसमें क्या होगा, कुछ कथन देंगे, स्टेटमेंट देंगे और उनका कंक्लूजन निकाल के अपने को आंसर देना है। निष्कर्ष कथन देंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे अपने कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें आंसर निकालेंगे। इसमें डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत होती। मैंने कहा था चीजें दोनों सेम है पर दोनों का तरीका थोड़ा अलग है। उसमें अपने पास कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था, बट इसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा। क्या होगा थ्योरेटिकल पार्ट? चलो चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3-4 आपको स्टेटमेंट दूंगी मैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से और स्टेटमेंट के माध्यम से अपने क्या है, जो सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड स्टेटमेंट होती है इसकी। ये देखो, इसका मतलब होता है ऑल। वही ये देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया, सभी हाथी घोड़े होते हैं, ठीक है, सभी हाथी घोड़े हैं, ये एक स्टेटमेंट दे दिया। और उसके बाद में देखो अपने को एक निष्कर्ष दिए हैं, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये अपने को एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा और अपने को टिक करना है। तो ऑल का मतलब देखो, ऑल का मतलब ऑल सभी, इसका मतलब ये समझ गए ना कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी हाथी घोड़े हैं, सभी का मतलब समझ गए ना आप। तो ऑल, जब भी क्वेश्चन में ऑल, जब भी कथन या स्टेटमेंट में ऑल टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो हमेशा उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो क्या होगा, सम रिलेटेड होगा। ओके, हमेशा जो आंसर अपने को मिलेगा वो क्या होगा, सभी का कुछ आंसर मिलेगा, मतलब ऑल का सम। जब भी सभी वाले क्वेश्चन देंगे, सभी हाथी घोड़े हैं, तो इसका जो निष्कर्ष में आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, वो हमेशा और हमेशा वही आंसर होगा। वो चाहे एक में हो, 2 या 3 निष्कर्ष हो गए, लेकिन वही निष्कर्ष मान्य होंगे जो शुरुआत करते होंगे कुछ से। समझ गए? जब भी ऑल दिखे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा सब में, मतलब कुछ में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया मैंने। ऑल आएगा तो जब भी ऑल का स्टेटमेंट आएगा, करेक्ट आंसर होगा अपने का स्टेटमेंट होगा, वो आएगा सब में। जब भी हिंदी में बताती हूँ, जब भी सभी का पूछा जाएगा, कथन देगा सभी का और अपने को जो आंसर मिलेगा वो कुछ में मिलेगा और वही अपना करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि अपने क्वेश्चन करते हैं अभी, कथन फर्स्ट है, सभी हाथी घोड़े हैं, सभी आ गया, ऑल आ गया। जैसा कि मैंने अभी वो ट्रिक किया, कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आपके दिमाग में तुरंत उसी टाइम क्लिक हो जाना चाहिए सॉरी उसी टाइम क्लिक हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि अपना जो आंसर है वो कोई और नहीं होगा, सिर्फ वही स्टेटमेंट या वही कंक्लूजन अपना आंसर होगा जो कुछ से या सम से शुरुआत कर रहे होंगे। जैसे कि इसमें चलते हैं, इधर ना देखते हुए, सभी हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े नहीं है। अब देखिए, मैंने एक बात ये कह दी कि जब भी ऑल का आए तो आपको सम या कुछ का ही देखना है, नहीं या हाँ में मैंने कुछ नहीं कहा,
नहीं का मैंने कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया है तो आप लोग भी नहीं साथ में लोगे। कुछ हाथी घोड़े नहीं है, गलत होगा, क्योंकि नहीं का अपने को कुछ नहीं पता, कुछ का तो पता था। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, बिल्कुल गलत। कोई वाला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही होगा ही नहीं कंक्लूजन। कुछ घोड़े हाथी नहीं है, ये भी गलत, नहीं दे दिया, वो अपने आंसर में नहीं आएगा। कुछ घोड़े हाथी हैं, यस करेक्ट। कुछ घोड़े हाथी हैं, ये कैसे पता चला? क्योंकि अपने पास डायरेक्ट एक कंसेप्ट है कि जब भी ऑल से रिलेटेड अपने पास कथन आए तो निष्कर्ष हमेशा क्या निकलेगा? हमेशा हमेशा निकलेगा सम से कुछ से। और एक बात ये ध्यान रखनी है, चाहे वो नेगेटिव पूछे चाहे पॉजिटिव पूछे, लेकिन अपना आंसर हमेशा आएगा कुछ से। सभी घोड़े हाथी हैं, गलत होगा, सभी को नहीं लेना है। सभी का तो अपने पास कथन है, निष्कर्ष में सभी नहीं आएगा। कुछ हाथी घोड़े हैं, अब ये देखिए ये भी बिल्कुल सही हो गया। कुछ हाथी घोड़े हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अपने को पता है कि जो सभी के बारे में जब अपने को स्टेटमेंट मिली है तो कंक्लूजन में अपने पास क्या आएगा? हमेशा कुछ आएगा। और जैसे ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये गलत 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 बिल्कुल सही, गलत बिल्कुल सही। गॉट इट? तो इसमें क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है जो अपने क्वेश्चन करेंगे ना उसमें अपने पास एक वे, इजी वे मिल जाएगा, जिससे अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ क्या करेंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का पता नहीं होती, तो वो क्या होते हैं अपने आप इनमें पहले इनको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये तो स्टेटमेंट एक ही है, कई बार दो दो स्टेटमेंट तीन तीन स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं इनको पहले वेन डायग्राम में पुट करते हैं और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर तो क्या पता आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, बट आप जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे, और टाइम अगर वेस्ट कर दिया तो आपको पता ही है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास इतना जल्दी नहीं पहुंच पाएगा जितना जल्दी आप चाहते हैं। तो अपना क्या है, मेन मकसद अपना यही है कि अपने क्वेश्चन 100% सही करें और कम टाइम में सही करें, क्योंकि टाइम जब ज्यादा लग गया तो उसका सही गलत का फिर कोई मायना नहीं रह पाएगा, क्योंकि कम टाइम में 1 घंटे का ऑनलाइन में टाइम मिलता है और 1 घंटे में आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप सही और गलत से फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो कुछ बच्चे जो करते हैं पहले इन्हीं का वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस निकालेंगे, वो नहीं करना है। जब अपने पास डायरेक्ट इन चीज का है सोल्यूशन तो हम इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। जब भी और रिलेटेड स्टेटमेंट या कथन आए तो हमेशा क्या करेंगे, जो सम रिलेटेड स्टेटमेंट होगी, निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा, तो वही अपना सही आंसर होगा। गॉट इट? चलते हैं आगे। अभी इनके और क्वेश्चंस करेंगे ना। अब ये देखिए वही जो चीजें अपनों ने अभी की थी, और रिलेटेड स्टेटमेंट होने पर उस पर आधारित सम रिलेटेड कंक्लूजन हमेशा सही होगा। वही ऑल रिलेटेड एंड इस पर कंक्लूजन होगा वो सम। कथन चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, जो उनका कंक्लूजन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि नहीं का कहीं जिक्र भी नहीं किया अपनों ने। क्या है, अपने पास जो स्टेटमेंट है वो चाहे नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, अपना जो कंक्लूजन है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में ही अपने को मिलेगा। तो ये चीज मैंने बता दी है आपको पहले ही, फिर भी अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर ले साथ में। मैंने एक तो बताया था फर्स्ट वाला, अभी चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, सम। ठीक है, क्या है, सम। पहले था ऑल, ऑल की स्टेटमेंट आएगी तो अपने क्या करेंगे, कंक्लूजन कौन सा निकलेगा, सम का। अब अपने पास स्टेटमेंट ही सम की आ गई है, जब भी सम की स्टेटमेंट आए या निष्कर्ष आए सम का, तो कंक्लूजन भी हमेशा हमारे पास क्या निकलेगा, ऑलवेज सम। कुछ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट आए कि कुछ पौधे पेड़ है, कुछ जानवर इंसान है, कुछ जो भी, तो अपने जो कंक्लूजन निकलेगा, जो आंसर अपने को टिक करना है वो हमेशा कुछ पे ही आंसर टिक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। सम है तो इनका आंसर भी सम में ही आएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इधर आंसर ना देखते हुए, कुछ कागज कलम है, ये अपना क्या आ गया, कथन आ गया, स्टेटमेंट आ गया। अब अपने को कंक्लूजन देखना है, निष्कर्ष देखना है। देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ कलम कागज है, यस बिल्कुल सही है। कुछ का आंसर कुछ ही आएगा, कुछ कलम कागज नहीं है, ये क्या हो गया, सॉरी ठीक है। कुछ कलम कागज है बिल्कुल सही, कुछ कागज कलम नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी
कथन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। स्टेटमेंट भी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। गॉट इट। वो सिर्फ ऑल वाला जो स्टेटमेंट था उसमें थी वो बाउंडेशन। कुछ कागज कलम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। कुछ जहां आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। सभी कलम कागज है, ये गलत हो गया। सभी तो आ ही नहीं सकता ना, कुछ का आंसर कुछ ही होगा। सभी कागज कलम है, ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए इधर देखते हैं, ये देखो फर्स्ट वाला सही, सेकंड सही, थर्ड सही, और ये दोनों गलत। अंडरस्टैंड। ऑल का रिलेटेड स्टेटमेंट का आंसर आएगा सम में, और उसमें आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। और जो सम का जो स्टेटमेंट होगा उसमें आंसर में हमेशा सम आएगा, और आंसर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, बट आएगा सम से ही आंसर। गॉट इट। ये हो गए दो। थर्ड वाला 3 इसमें पॉइंट है अपने पास। ये जो मैंने बता दिया वही सम रिलेटेड कंक्लूजन सही होगा, अर्थात यदि कथन कुछ से प्रारंभ होता है तो निष्कर्ष भी हमेशा कुछ में ही निकलेगा, इससे अलावा कुछ नहीं निकलेगा। वो देखो वही चीजें। अब देखो एक इसमें आंसर और एक और क्वेश्चन है। कुछ कागज कलम है, कुछ वाला जब भी स्टेटमेंट आ जाए, मैंने क्या बताया था, आंसर क्या आएगा, कुछ में ही आएगा हमेशा। तो अपना निष्कर्ष है कुछ पुस्तक कलम है, बिल्कुल सही। कुछ कलम कागज है, बिल्कुल सही। ये दोनों ही बिल्कुल सही होंगे निष्कर्ष। अपने पास ऑप्शन होगा फर्स्ट सही है, सेकंड सही, थर्ड फर्स्ट या सेकंड दोनों सही, फर्स्ट सही सेकंड गलत। इस टाइप से अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने को क्वेश्चन ऑप्शंस मिलेंगे। तो अपने को इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। गॉट इट। समझ गए आप लोग। चलते हैं आगे। थर्ड वाला क्या कहते हैं, अपनों ने पहले किया ऑल वाला, फिर किया सम वाला, और अब आया है थर्ड पॉइंट अपने पास नन। अब क्या आ गया अपने पास, नन। पहला इसमें सिर्फ 3 पॉइंट है, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट है। सॉरी, हाँ ये वाला ही है। तो इसमें क्या बोला है इसने, नन। मतलब स्टेटमेंट में जब नन आएगा तो निष्कर्ष कंक्लूजन में क्या आएगा हमेशा, देखो इसमें 2 टाइप के बनेंगे। फर्स्ट आएगा नन का, हमेशा नन ही आएगा, और सेकंड आएगा, फर्स्ट नन का नन आ गया, सेकंड था सम नोट। गॉट इट। इसमें 2 पूछी जाए, जब भी नन का स्टेटमेंट, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है, नन का जब भी पूछा जाएगा, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है इसके, ठीक है मैंने बता दिया कि इसमें क्या है, जब भी पूछा जाएगा नन का तो हमेशा क्या होगा, निष्कर्ष में अपने पास 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा अपने पास नन के लिए, स्टेटमेंट होगी नन में, और अपने कंक्लूजन में एक तो आएगा नन का आंसर नन में ही, और दूसरा आएगा सब नोट में। ओके, कहने का मतलब है ये अपने पास क्वेश्चन आ गया और अपने को इस निष्कर्ष में से आंसर निकालने हैं। तो जिसमें नन हो वो निष्कर्ष सही होगा, और जिसमें सम नोट होगा वो निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, तो अपने ये देखते हैं, ये आ गया समझ। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, कोई मतलब नन। ठीक है, कोई का मतलब आ गया नन, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, तो इसका निष्कर्ष देखो, कुछ पेड़ पत्ते हैं, गलत हो गया। कुछ तो आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा था, नन का अपने पास 2 आंसर है, फर्स्ट तो है नन और सेकंड है सम नोट। कुछ के साथ अगर नहीं आता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, यस बिल्कुल सही है, सम नोट आ गया। कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, यस ये भी सही है, इसमें भी सम नोट आ गया। कोई पत्ते पेड़ नहीं है, यस बिल्कुल सही है, नन आ गया। सभी पत्ते पेड़ है, ये गलत, क्योंकि अपने को पता है जब भी नन आएगा तो उसका आंसर में क्या आएगा, या तो नन या फिर सम नोट, या तो कोई नहीं या फिर कुछ नहीं। ओके, तो अपने पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, ये बिल्कुल सही हो गए। समझ आ गया आप लोगों को।
कि इसमें जो थ्योरी है वो किस हिसाब से अपने को थ्योरी को कवर अप करना है। वही ये देखियो, नन रिलेटेड होने पर आधारित नन तथा सम नॉट रिलेटेड से ही कंक्लूजन सही होंगे। वही जो मैंने अभी बताया था वही चीजें हैं। तो ये था सिलोजिज्म, गॉट इट। उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस काफी सारे करा दिए साथ में, ताकि आप लोग समझ पाए कि अपने जो कंफ्यूजन होती है वो कहाँ होती है और कैसे कंफ्यूजन को अपने दूर कर सकते हैं। और उसके साथ में मैंने क्या सिलोजिज्म करवा दिया। सिलोजिज्म में कुछ थ्योरी थी और वेन डायग्राम में थ्योरी नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ डायग्राम होगी, उसके हिसाब से अपने को डायग्राम को बना के सही करके अपने को आंसर देना है। इसमें अपने पास कोई भी डायग्राम नहीं होगा, अपने को डायग्राम ना तो ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, ना अपने को ड्रॉ करके आंसर निकालना है। अपने को डायरेक्ट इसमें कुछ पॉइंट है, की पॉइंट, 3 की पॉइंट थे अपने, जो अपने को पता होने चाहिए। और अपने जो सिलोजिज्म की जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से वो क्वेश्चन बन जाएंगे और सही बनेंगे। फर्स्ट क्या था, ऑल था। ऑल अगर स्टेटमेंट में दे तो कंक्लूजन में हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। सेकंड क्या था, सम। सम जब भी अपने स्टेटमेंट में मिलेगा तो अपने क्या होगा, आंसर या कंक्लूजन में हमेशा सम ही आंसर होगा। जो सम वाले होंगे वही आंसर होंगे। और तीसरा क्या है, नन। जब भी नन वाली स्टेटमेंट होगी तो इनके कंक्लूजन में दो तरीके से कंक्लूजन सही होंगे। फर्स्ट तो होगा नन और दूसरा होगा सम नॉट। गॉट इट। सिर्फ ये 3 की पॉइंट है जिससे आप सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन वो चाहे दे दे, चाहे कितना ही लेवल बढ़ा के दे दे, अपने सही होने के लिए को कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज अपने को जब इनका की पॉइंट पता है कि चाहे सम कुछ से, नन से या ऑल से, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलोजिज्म में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, तरीका ही नहीं है कुछ पूछने का, तो वो क्या पूछेगा, चाहे कितना कंफ्यूज कर दे। अगर आपको स्टेटमेंट ये आई हो और कंक्लूजन में सही आंसर क्या होता है अगर आपको पता है, तो आप इसमें क्वेश्चन गलत करके ही नहीं आओगे और कोई चांसेस ही नहीं बनता कि आपके क्वेश्चन गलत हो। तो ये थी क्लास वेन डायग्राम की और सिलोजिज्म की। बिकॉज दोनों ही चैप्टर एक ही है तो मैंने दोनों को एक क्लास में ही कवर अप कर दिया है। बिकॉज अलग अलग करवाने से कोई मतलब नहीं बनता, टाइम की वेस्टेज होती है। जब दोनों चीजें सेम है और जब आप लोगों ने दोनों साथ में की है तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आपने किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को कहाँ पे अपने कवर अप करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हैं जो सिलोजिज्म को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और टाइम की वेस्टेज करते हैं। तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस हिसाब से टैकल करना है और जब भी वेन डायग्राम के पूछेंगे तो उस हिसाब से टैकल करना है। इसीलिए मैंने दोनों क्लास कंबाइन करके लिया है। तो आज की क्लास इतनी ही। इस क्लास पे अपने प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे जिससे आप लोग और समझ पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना था। और ये जब आप थ्योरी कर लेंगे तो आप जो जितने भी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल सेशन लेके आऊंगी तो आपको करने में उसमें बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज आपने अच्छे से थ्योरी अच्छे से कर ली होगी तो आप प्रैक्टिस सेशन जब करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आए करने में। तो आज की क्लास इतनी ही। बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, समझाने का तरीका कैसा लगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है। तो आज ही क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।